Good morning everyone. Welcome back to GK today. I hope आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 12th और 13th ऑफ मई के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली वेयर वॉज द 5th ज्वाइंट ग्रुप ऑफ कस्टम्स मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड भूटान हेल्ड। इंडिया और भूटान के बीच में होने वाली 5वीं ज्वाइंट ग्रुप ऑफ कस्टम्स मीटिंग कहाँ पे हुई है, हाल फिलहाल आपको ये बताना है। तो जो 5th ज्वाइंट ग्रुप ऑफ कस्टम्स मीटिंग है बिटवीन इंडिया और भूटान, ये हाल ही में कन्वीन हुई है 6th और 7th ऑफ मई को 2024 में। कहाँ पे? लेह लद्दाख में। ठीक है, और मीटिंग को चेयर किया है ऑफिशियल्स ने फ्रॉम बोथ द नेशंस, जहाँ पे जो डिस्कशंस थे वो बायलैटरल मैटर्स पे हुए, लाइक न्यू लैंड कस्टम स्टेशंस, ट्रेड रूट्स और इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटलाइजेशन, फिर स्मगलिंग प्रिवेंशन एंड कोऑर्डिनेटेड क्रॉस बॉर्डर मैनेजमेंट। तो भूटान ने इंडिया के सपोर्ट को काफी प्रेस किया फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग और साथ ही क्रॉस बॉर्डर इनिशिएटिव्स के लिए थ्रू वर्कशॉप्स एंड बायलैटरल एग्रीमेंट, जहां पे इन्होंने अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया फॉर ऑनगोइंग कोलैबोरेशन। ठीक है, तो जो 5वीं ज्वाइंट ग्रुप ऑफ कस्टम्स मीटिंग है बिटवीन इंडिया एंड भूटान, ये हाल ही में कंडक्ट हुई है लेह लद्दाख में। आइए कुछ मीटिंग्स देखते हैं, उनके वेन्यू याद रखना हमारे लिए जरूरी है। रिसेंटली वेयर वॉज द फर्स्ट ज्वाइंट कमिटी मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया हेल्ड। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होने वाली पहली जो ज्वाइंट कमिटी मीटिंग थी, उसके लिए वेन्यू कौन सी जगह थी? ये है ऑस्ट्रेलिया का कैनबेरा। ठीक है, रिसेंटली वेयर वॉज द मीटिंग ऑफ डिफेंस मिनिस्टर्स ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड। हाल ही में डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग एससीओ की कहाँ पे हुई है? अस्ताना में। अस्ताना कहाँ है? कजाकिस्तान कंट्री में। ठीक है, एक और कौन सी इंपॉर्टेंट मीटिंग कजाकिस्तान में हुई है? हमने कुछ दिनों पहले पढ़ा था कि जो 19th एनुअल मीटिंग है सेक्रेटरीज ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल्स ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, इसके लिए भी वेन्यू कौन सी जगह है? अस्ताना कजाकिस्तान। ठीक है, कौन सी मीटिंग बताई? 19th एनुअल मीटिंग ऑफ सेक्रेटरीज ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल्स ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। Recently, there was the 4th meeting of Intergovernmental Negotiating Committee on United Nations Plastics Treaty held. ये जो मीटिंग है ये हाल ही में कंडक्ट हुई है ओटावा में। ओटावा कहाँ पे है? कनाडा में। ठीक है, Recently, which country hosted the G20 Second Employment Working Group meeting? G20 की Second Employment Working Group meeting को होस्ट किया है ब्राजील कंट्री में। Recently, where was the 148th Interparliamentary Union meeting held? इसके लिए वेन्यू था जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ओके, Which state recently launched Pirul Lao Paise Pao campaign to prevent the forest fires in the state? कौन सा स्टेट है जिसने हाल ही में लॉन्च किया है पीरुल लाओ पैसे पाओ कैंपेन को, जिससे कि स्टेट में फॉरेस्ट फायर्स को प्रिवेंट किया जा सके? तो सब जानते हैं कि फॉरेस्ट फायर की वजह से आजकल कौन सा स्टेट न्यूज में है? उत्तराखंड स्टेट। और उत्तराखंड के गवर्नमेंट ने इस कैंपेन को लॉन्च किया है, जहां पे पर्पज इनका क्या है? फॉरेस्ट फायर्स को टैकल किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना कंसर्न एक्सप्रेस किया है ओवर द फायर्स, जिसकी वजह से 5 जाने गई हैं लगभग, और फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन और एयर पोल्यूशन को इसका मेन रीजन बताया गया। ठीक है, तो सीएम धामी ने इस कैंपेन को लॉन्च किया है, जहां पे पब्लिक के इन्वॉल्वमेंट को लेकर रिक्वेस्ट की गई है और कोऑपरेटिव्स को भी यहाँ पे इंक्लूड किया जा रहा है और यूथ ग्रुप्स को भी। कैंपेन में क्या हो रहा है? पाइन ट्री लीव्स को कलेक्ट किया जा रहा है फॉर पेमेंट ऑफ 50 रुपीज पर केजी। 50 रुपए पर किलो के हिसाब से इनके जो पत्ते होते हैं उनको लिया जा रहा है, और जो ये लीव्स होंगे उनको फिर बाद में इंडस्ट्रीज को सेल किया जाएगा। ठीक है, तो तहसीलदार जो है वो कलेक्शन सेंटर्स को ओवरसी करेंगे। बेसिक गोल क्या है? जो भी फॉरेस्ट डिवास्टेशन है उसको फर्दर रोका जा सके। ठीक है, तो पीरुल लाओ पैसे पाओ कैंपेन किसका है? आंसर है उत्तराखंड स्टेट। आइए कुछ स्टेट करंट अफेयर्स देखते हैं। रिसेंटली the term doubtful voter or you can say D voter has been primarily used in which Indian state? doubtful voter या D voter का जो टर्म है ये हाल ही में असम स्टेट में यूज हुआ है। जो इंडिया का जनरल इलेक्शन है उसमें डी वोटर्स एक सिग्निफिकेंट इशू के तौर पे सामने आया असम स्टेट में। और कौन होते हैं डी वोटर्स? ये कोई भी ऐसा इंसान जिसकी सिटीजनशिप स्टेटस जो है वो अनसर्टेन है ड्यूरिंग द क्रिएशन ऑफ नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, दैट इज एनआरसी इन असम। ठीक है, तो वो सारे लोग जो है वो डी वोटर्स की कैटेगरी में आते हैं और ऐसे सभी लोगों को वेरिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू गुजरना होगा और डी वोटर्स को इनएलिजिबल किया गया है कि वो किसी तरह का वोट नहीं दे सकते हैं और तब तक ऑफिस में भी स्टैंड नहीं करेंगे जब तक कि उनका सिटीजनशिप स्टेटस रिजॉल्व नहीं हो जाता। ठीक है, तो इसी वजह से थोड़ा सा ही असम स्टेट में चर्चे में है। डी वोटर कहाँ पे इनिशिएट हुए हैं? आंसर है असम। Recently, Indian Army's Kharga Corps and Indian Air Force have conducted a joint exercise जिसका नाम है गगन शक्ति 2 in which Indian state? इंडियन आर्मी की खारगा कॉर्प्स ने और इंडियन एयर फोर्स ने मिलके गगन शक्ति 2 को हाल ही में कंडक्ट किया है पंजाब स्टेट में।
ठीक है, वेन्यू जरूर याद रखिएगा। रिसेंटली विच स्टेट लॉन्च द स्कूल ऑन व्हील्स इनिशिएटिव, ये इनिशिएटिव है मणिपुर स्टेट का। पर्पस क्या है, जो भी लोग कैंप्स में रह रहे हैं उनके बच्चों को हेल्प करना, उनके बच्चों को एजुकेशन देना, ठीक है। Which states are related with the dispute of मुल्ला पेरियार डैम recently seen in the news? मुल्ला पेरियार डैम क्योंकि बहुत ज्यादा चर्चे में है, याद रखिएगा इससे कौन से 2 स्टेट हैं जो रिलेटेड हैं, आंसर है केरला और तमिलनाडु, ठीक है। Recently Adani Green Energy Limited has secured $400 million green loan for its under construction solar project in which states? Adani Green Energy Limited ने इतना अमाउंट सिक्योर किया है अपने अंडर कंस्ट्रक्शन सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए, कौन से 2 स्टेट में, राजस्थान और गुजरात में, ठीक है। Recently, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare inaugurated a Krishi Integrated Command and Control Center at which place? Ministry of Agriculture and Farmers Welfare ने हाल ही में इनॉग्रेट किया एक कृषि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, कौन सी जगह पे, आपको सिंपली बस ये बताना है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने कृषि ICCC को लॉन्च किया है कृषि भवन नई दिल्ली में। इस इनिशिएटिव के थ्रू टेक चीजों को यूटिलाइज किया जाएगा, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिमोट सेंसिंग एंड GIS, इन्फॉर्म्ड एग्रीकल्चरल डिसीजन मेकिंग के लिए, और ये कंसोलिडेट करता है जियो स्पेशियल डेटा को फ्रॉम सोर्सेज लाइक डिजिटल क्रॉप सर्वे एंड यूनिफाइड पोर्टल फॉर एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स। तो इसका पर्पस क्या है, फार्म सेक्टर को इफेक्टिव तरीके से मॉनिटर करना और प्रोडक्टिविटी को इनहैंस कराना, साथ ही मार्केट इंटेलिजेंस को बढ़ाना, ठीक है। तो हाल ही में इन्होंने इनॉग्रेट किया एक कृषि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को, कौन सी जगह में, आंसर है नई दिल्ली। आइए कुछ रिसेंट इनॉग्रेशंस पे नजर डालते हैं। Recently, India's first multi-purpose green hydrogen pilot project was inaugurated in which Indian state? कोई भी चीज अगर पहली बार हो रही है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम के लिए। इंडिया का पहला या इनॉग्रल मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट हाल ही में इनॉग्रेट हो चुका है हिमाचल प्रदेश में। रिसेंटली इंडियन कोस्ट गार्ड एक्वेटिक सेंटर हैज बीन इनॉग्रेटेड एट विच प्लेस? इस सेंटर को हाल ही में हमने इनॉग्रेट किया है रामेश्वरम में, और रामेश्वरम कहाँ पे है, तमिलनाडु स्टेट में। रिसेंटली वेयर वाज द इंडियाज फर्स्ट इंडोर एथलेटिक्स एंड एक्वेटिक सेंटर इनॉग्रेटेड? फिर से पहला है हमारा क्योंकि इसलिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया का पहला इंडोर एथलेटिक्स एंड एक्वेटिक सेंटर हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है भुवनेश्वर, उड़ीसा में, ठीक है। रिसेंटली स्टेट ऑफ द आर्ट स्पेस वाज इनॉग्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? जहां पे स्पेस का फुल फॉर्म है सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर एकॉस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवैल्यूएशन। ये जो प्लेटफॉर्म है ये हाल ही में इनिशिएट किया गया है केरला में। रिसेंटली वेयर वॉज द नेशनल डेयरी मेला एंड एग्रीकल्चरल एग्जीबिशन इनॉग्रेटेड? इस एग्जीबिशन को हाल ही में मनाया गया था, सेलिब्रेट किया गया झारखंड में, ठीक है। AlphaFold which is an artificial intelligence model recently developed by which company? AlphaFold जो कि एक AI मॉडल है, हाल ही में इसको किस कंपनी ने डेवलप किया है? आंसर है यहाँ पे गूगल, ठीक है। गूगल का जो डीप माइंड है इन्होंने अनवील किया है AlphaFold 3 को, जो कि एक AI मॉडल है, और इसको को डेवलप किया गया है आइसोमॉर्फिक लैब के साथ, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, ये एक्यूरेट तरीके से प्रेडिक्ट करेगा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स और इंटरेक्शंस को, इंक्लूडिंग द ह्यूमन DNA, जिससे कि ड्रग डिजाइन में हेल्प मिलेगी हमें और डिजीज को टारगेट करने में। इसमें जो है ये मॉडल करेगा प्रोटीन्स को, DNA, RNA और स्मॉल मॉलिक्यूल्स को, जिससे कि इसका 3D स्ट्रक्चर्स रिवील हो सके और इसका जो केमिकल मॉडिफिकेशंस है वो पता हो सके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सेलुलर फंक्शन के लिए। तो AlphaFold 3 का जो डिफ्यूजन है वो एक्चुअली ऑफर करेगा हमें इंसाइट इनटू द बायोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटीज, जिससे कि हम किसी भी ड्रग एक्शन की अंडरस्टैंडिंग को समझ सकते हैं और हार्मोन प्रोडक्शन के बारे में पढ़ सकते हैं और DNA रिपेयर वगैरह के लिए फॉर इम्प्रूव्ड मेडिकल रिसर्च एंड ट्रीटमेंट, ठीक है। तो हमें सिंपली बस ये याद रखना है कि AlphaFold एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है, किस कंपनी ने इसको डेवलप किया है? तो योर आंसर इज गूगल, ओके। अगली स्लाइड में चलिए कुछ हम कंपनीज देख लेते हैं जो न्यूज में आई। पहला क्वेश्चन है, Which company has recently unveiled the CSIM, which is India's first large language model? कौन सी कंपनी है जिसने हाल ही में CSIM को अनवील किया है? CSIM इंडिया का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सेतु। सेतु एक प्रोमिनेंट इंडियन फिनटेक कंपनी है अंडर द पाइन लैब्स ग्रुप, ठीक है। इन्होंने CSIM को लॉन्च किया है और इसको टेलर किया गया है फॉर BFSI सेक्टर। तो इसको क्रिएट किया गया इन पार्टनरशिप विद इंडिजिनस AI रिसर्च फर्म दैट इज सर्वम AI, और CSIM बेसिकली सिग्निफाई करता है एक मेजर लीप इन AI इंटीग्रेशन विद इन द फाइनेंशियल सर्विसेज। ये एक इनोवेटिव इनिशिएटिव माना गया जिसका बेसिक पर्पज है एफिशिएंसी को इन्हांस करना और साथ ही कस्टमर एक्सपीरियंसेस को बढ़ाना बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज, साथ ही इंश्योरेंस के सेक्टर में, ठीक है। तो ये एक नोटेबल माइलस्टोन साबित होगा इंडस्ट्री की एम्ब्रेस में ऑफ एडवांस्ड AI टेक्नोलॉजीज, फाइन। तो यहाँ पे आंसर है सेतु। सेतु कंपनी ने अनवील किया है CSIM को, जो कि इंडिया का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल है।
Which asset management company has recently launched India's first Nifty non-cyclical index fund? कौन सी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जिसने लॉन्च किया है इंडिया का पहला निफ्टी नॉन साइक्लिकल इंडेक्स फंड? तो ये है ग्रो म्यूचुअल फंड। F3 Mini which is an AI model recently developed by which company? तो ये एक AI मॉडल है किस कंपनी का? आंसर इज माइक्रोसॉफ्ट। Which company has recently introduced a new Vasa 1 AI model which is a framework that is designed to generate lifelike talking faces for virtual character? This is again Microsoft. Which company recently introduced its most capable large language model that is Llama 3? Llama 3 को introduce कराया है Meta ने। Okay? Next है Which organization recently released a report titled as Amplifying the Global Value of Earth Observation? ये जो रिपोर्ट है इसको किस ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में जारी किया है, आपको ये बताना है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, दैट इज सी ऑप्शन। और इसमें इन्होंने हाईलाइट किया है अर्थ ऑब्जर्वेशन टेक्नोलॉजीज को और इसके इकोनॉमिक पोटेंशियल को, जिसको कि एस्टिमेट किया गया है 3.8 ट्रिलियन डॉलर्स पे। ठीक है, 3.8 ट्रिलियन डॉलर्स पे इसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो होगा टू द ग्लोबल जीडीपी फ्रॉम 2023 टू 2030। फाइन। तो ये जो अर्थ ऑब्जर्वेशन होता है ये बेसिकली इनकम्पास करता है रिमोटली सेंस्ड एंड इन सीटू डेटा कलेक्शन को, जिसमें कि इनसाइट्स आपको ऑफर होते हैं इन अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स। इसमें जो एग्रीकल्चरल बेनिफिट्स हैं वो सामने आते हैं बिकॉज ऑफ प्रेसिशन टेक्निक्स, और साथ ही ये हेल्प करता है क्लाइमेट एफर्ट्स में, और इसके एप्लीकेशंस हैं लाइक अर्ली वाइल्ड फायर डिटेक्शन एंड ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग। ठीक है, तो ऐसा माना जा रहा है कि पोटेंशियली ये रिड्यूस करता है ओवर 2 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एनुअली बाय द एंड ऑफ 2030। तो रिपोर्ट के अंदर क्या है, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि इस नाम की रिपोर्ट किसने जारी करी है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। IMF का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? IMF का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन डीसी में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है स्विट्जरलैंड में, और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, चलिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस देखते हैं जो न्यूज में आए। पहला है एजेंडा 2063 रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन? ये जो एजेंडा है ये किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, आपको यहाँ पे ये बताना है। आंसर है अफ्रीकन यूनियन, जिसमें कि 55 मेंबर स्टेट्स मौजूद हैं। हाल ही में इस बॉडी ने कंडेम किया है इजरायली मिलिट्री का इनकर्जन इनटू द रफा, जो कि सदर्न गाजा है, और यहाँ पे इन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी को रिक्वेस्ट किया है टू हाल्ट द डेडली एस्केलेशन ऑफ द कन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो अफ्रीकन यूनियन को स्टैब्लिश किया गया 2002 में, और इसने रिप्लेस किया था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी को। बेसिक पर्पस क्या है इसका? यूनिटी को फॉस्टर करना, कोऑपरेशन को बढ़ाना और डेवलपमेंट को प्रमोट करना अमंग द अफ्रीकन नेशंस। ठीक है, तो AU करता है एक इंटीग्रेटेड प्रॉस्पेरस एंड पीसफुल अफ्रीका थ्रू एजेंडा 2063, जिसमें कि अफ्रीका लेड इनिशिएटिव्स के ऊपर फोकस किया जाता है। फाइन, तो एजेंडा 2063 किसका है? अफ्रीकन यूनियन का। अगर पूछा जाए कि अफ्रीकन यूनियन में कितने मेंबर स्टेट्स हैं, तो योर आंसर इज 55। नेक्स्ट है वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 इज रिसेंटली रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? इसको रिलीज किया है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज द रेसिपी फॉर अ लाइवेबल प्लैनेट अचीविंग नेट जीरो एमिशंस इन द एग्री फूड सिस्टम रिपोर्ट? ये रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक की। लक्ष्य एयरक्राफ्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज डिजाइंड एंड बिल्ट बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? इसको किसने डेवलप किया है? आंसर है DRDO। और लास्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया रिसेंटली ऑर्गेनाइज #PlayTrue campaign to create awareness about the clean sport? आंसर इज नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है #PlayTrue campaign को, जिससे कि अवेयरनेस हम क्रिएट कर सकें अबाउट द क्लीन स्पोर्ट्स। According to Global Electricity Review 2024 report, India surpassed which country to become the third largest solar power generator? तो इस रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया ने किस कंट्री को सरपास किया है जिसके बाद थर्ड लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेटर हम बन चुके हैं? तो ये कंट्री है जापान, दैट इज बी ऑप्शन। इंडिया ने जापान को सरपास कर लिया है टू बिकम द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेटर इन 2023। और सोलर एनर्जी की बात करें तो ये अकाउंट करती है फॉर अ रिकॉर्ड 5.5% ऑफ ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी, जहां पे इंडिया जनरेट करता है 5.8%। ठीक है, तो सोलर का जो ग्लोबल जनरेशन है वो 6 टाइम्स बढ़ चुका है अगर हम 2015 से इसको कंपेयर करें, और 2030 तक ऐसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सोलर एनर्जी जो है वो कंट्रीब्यूट करेगी 22% टू द ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी, जो कि बहुत क्रूशियल है फॉर कॉम्बैटिंग द क्लाइमेट चेंज। इंडिया का एम है 50% नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी को जनरेट करना बाय द एंड ऑफ 2030। ठीक है, तो इस रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया ने जापान को सरपास किया है और अब इंडिया बन चुकी है थर्ड लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेटर। आइए यहाँ पे कुछ कंट्रीज देखते हैं जो न्यूज में आई। पहला क्वेश्चन है
Recently, which country has requested the US to change its classification from non-market economy to market economy? कौन सी कंट्री है जिसने कि यूएस को रिक्वेस्ट किया है कि वो इसका स्टेटस चेंज करें फ्रॉम नॉन मार्केट इकोनॉमी टू मार्केट इकोनॉमी? तो ये कंट्री है वियतनाम। ठीक है, वियतनाम ने रिक्वेस्ट किया है यूएस को कि वो इनको रिक्लासीफाई करें फ्रॉम नॉन मार्केट टू मार्केट इकोनॉमी, डिस्पाइट की जो वियतनाम है वो यूएस का ट्रेडिंग पार्टनर है और उसके बावजूद वियतनाम को इन्होंने नॉन मार्केट कैटेगरी में रखा था फॉर ओवर 2 डिकेड्स। और यूएस जो है ऐसा स्टेटस डिटरमाइन करता है बेस्ड ऑन डिफरेंट क्राइटेरिया। तो फिलहाल 12 नेशंस ऐसे हैं जो कि नॉन मार्केट क्लासिफिकेशन में आते हैं और इसमें 2 इंपॉर्टेंट कंट्रीज आती हैं, रशिया और चाइना। ठीक है, तो यहाँ पे वियतनाम ने रिक्वेस्ट करी है यूएस को कि वो इनको नॉन मार्केट इकोनॉमी से मार्केट इकोनॉमी में डालें। बेटागी क्रेटर रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ये जो क्रेटर है ये एक्चुअली रशिया में लाई करता है। किस वजह से ये क्रेटर न्यूज में आया वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी बता दे रही हूँ। 1991 टू 2018 में एक रिपोर्ट के मुताबिक इस टाइम पीरियड में इसका जो एरिया है वो ट्रिपल हो चुका है, जिससे कि अलार्मिंग पेस ऑफ एनवायरमेंटल चेंज जो है वो सामने आ रहा है। बस इसी वजह से न्यूज में था। सिंपली हमें याद रखना है कि ये क्रेटर रशिया में है। Recently, which country became the first to get $100 billion in remittances? ये कंट्री है इंडिया। Which country has recently introduced an artificial intelligence generated spokesperson जिसका नाम है विक्टोरिया शी? इसको हाल ही में इंट्रोड्यूस कराया है यूक्रेन कंट्री ने। Pakistan recently launched their first ever lunar mission named as iCube Qamar in collaboration with which country? पाकिस्तान ने पहली बार अपना एक ल्यूनार मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है iCube Qamar। किस कंट्री के साथ कोलैबोरेट करके? तो योर आंसर इज चाइना। ठीक है, बम्बी बकेट ऑपरेशन रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट? बम्बी बकेट ऑपरेशन किस स्टेट से रिलेटेड है? आपको यहाँ पे ये पूछ रहा है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन, दैट इज उत्तराखंड। तो जो फॉरेस्ट फायर्स लगे थे उत्तराखंड के पौरी गढ़वाल सेक्टर में, उसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने डिप्लॉय किया था MI-17V5 हेलीकॉप्टर्स को इन ऑपरेशंस के लिए। ये एक तरह के स्पेशलाइज्ड फायर फाइटिंग टेक्निक्स होते हैं जिसमें कि आप एक कंटेनर को लटकाते हैं बीनीथ द हेलीकॉप्टर, जिसको फिर वाटर सोर्स से फिल किया जाता है और फिर जहां पे फायर जोन होता है वहां तक ले जाके उस पानी को रिलीज किया जाता है। ठीक है, तो बैम्बी बकेट्स वाइटल हैं फॉर टैकलिंग द वाइल्ड फायर्स, ऐसे सभी एरियाज में जो इनएक्सेसिबल होते हैं जहां तक लोग नहीं पहुंच सकते। और ग्लोबली हेलीकॉप्टर्स को यूटिलाइज किया जाता है ऐसे फायर फाइटिंग एफर्ट्स में ड्यू टू देयर वर्सैटिलिटी एंड इफेक्टिवनेस। ठीक है, तो बैम्बी बकेट ऑपरेशन किस स्टेट से रिलेटेड है? योर आंसर इज बी ऑप्शन, दैट इज उत्तराखंड। यहाँ पे चलिए कुछ ऑपरेशंस देख लेते हैं जो न्यूज में आए। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच आर्म्ड फोर्स कंडक्टेड एक्सरसाइज पूर्वी लहर ऑन द ईस्टर्न कोस्ट अंडर द ऑपरेशनल कंट्रोल ऑफ ईस्टर्न नेवल कमांड? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इंडियन नेवी। इंडियन नेवी ने कंडक्ट किया एक्सरसाइज पूर्वी लहर को ईस्टर्न कोस्ट पे अंडर द ऑपरेशनल कंट्रोल ऑफ ईस्टर्न नेवल कमांड। व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ इजराइल्स ऑपरेशन फॉर इंटरसेप्टिंग द ड्रोन्स एंड मिसाइल्स दैट वर लॉन्च्ड बाय ईरान? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का है और इसका नाम है ऑपरेशन आयरन शील्ड। ठीक है, विच इंडियन कोस्ट गार्ड शिप हैज रिसेंटली कंडक्टेड अ प्रॉम्प्ट ऑपरेशन एंड सेफली रेस्क्यूड 27 बांग्लादेशी फिशरमैन? इसका नाम था इंडियन कोस्ट गार्ड शिप अमोघ। ठीक है, what is the name of the operation recently launched by India to evacuate Indian nationals from Haiti? This is Operation Indravati. Fine. और लास्ट है, Operation Rising Sun recently seen in the news is related to which one of the following? Operation Rising Sun related है किस चीज से? स्मगलिंग ऑफ फॉरेन ओरिजिन गोल्ड के साथ। ओके, नेक्स्ट है, रिसेंटली वेयर वॉज द 6th एडिशन ऑफ द कमांडेंट्स कॉन्क्लेव हेल्ड? ये इवेंट जो है ये कहाँ पे हुआ है आपको ये बताना है। तो 6th कमांडेंट्स कॉन्क्लेव हाल ही में कन्वीन हो चुका है पुणे में, जिसको कि होस्ट किया HQ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ ने। ठीक है, तो आर्म्ड फोर्सेस के कमांडेंट्स जो है यहाँ पे मौजूद थे अलॉन्ग साइड सम सीनियर्स, जहाँ पे स्ट्रैटेजी डिस्कस की गई ऑन फ्यूचर डिफेंस स्ट्रैटेजीज। और यहाँ पे इन्होंने इनसाइट्स को एक्सचेंज किया, अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर किया और डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया लाइक स्ट्रैटेजिक रेजिलियंस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट। तो ये इवेंट हमारे कमिटमेंट को दर्शाता है कि किस तरह से हम इनोवेशन को लेके बहुत ज़्यादा जागरूक हैं और कोलैबोरेशन को दिखाता है इन द ट्रेनिंग फ्यूचर लीडर्स अमिड्स द इवॉल्विंग ग्लोबल चैलेंजेस। ठीक है, तो वेन्यू क्या था 6th एडिशन ऑफ कमांडेंट्स कॉन्क्लेव के लिए? योर आंसर इज हियर पुणे। आइए कुछ होस्ट एंड वेन्यू रिलेटेड करंट अफेयर्स देखते हैं। रिसेंटली विच इंस्टीट्यूट होस्टेड द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन फेडरेटेड चेस टूर्नामेंट? ये कौन सी इंस्टीट्यूट थी? IIT मद्रास। ठीक है, IIT मद्रास से आपको तुरंत याद आना चाहिए कि इन्होंने कुछ दिनों पहले एक और कौन सा समिट जो है ऑर्गेनाइज किया था?
आंसर है ऑल इंडिया रिसर्च स्कॉलर समिट। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑल इंडिया रिसर्च स्कॉलर समिट को कौन से इंस्टीट्यूट ने होस्ट किया, योर आंसर वुड बी आईटी मद्रास। रिसेंटली विच कंट्री होस्टेड द 17th एनुअल इंटरनेशनल बायोक्यूरेशन कॉन्फ्रेंस, यहाँ पे आंसर हो जाएगा इंडिया। ठीक है। रिसेंटली विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट इंटरनेशनल रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस, योर आंसर इज नेपाल। Recently, which Indian stadium becomes the first BCCI accredited venue with a new hybrid pitch? This is Himachal Pradesh Cricket Association Stadium. Which one of the following city is the venue of India's first beachside startup festival, जिसका नाम है Emerge 2024? तो इंडिया का पहला बीचसाइड स्टार्टअप फेस्टिवल था ये, और इसके लिए वेन्यू कौन सी जगह थी? योर आंसर इज मैंगलुरु। ओके, नेक्स्ट है विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च द कैपेसिटी बिल्डिंग ऑन डिजाइन एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम? इस प्रोग्राम को किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, आपको ये बताना है। आंसर है यहाँ पे ए ऑप्शन, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इन्होंने वर्चुअली लॉन्च किया है इस प्रोग्राम को, जहाँ पे लगभग 130 पार्टिसिपेंट्स ने इसको अटेंड किया, इंक्लूडिंग द ऑफिशियल्स, इंडस्ट्री मेंटर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ सिलेक्टेड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, और इस प्रोग्राम को लीड किया है इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन के द्वारा, जिसका बेसिक पर्पस था प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को फॉस्टर करना और एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट को जागरूक करना अमंग द स्टूडेंट्स। तो 30 HEIs थे जिन्होंने रिसीव किया है मेंटोरशिप को टू इंटीग्रेट डिजाइन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इनटू देयर करिकुलम। इसको सपोर्ट किया है इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने, लाइक श्री मनोज कोहली एटसेट्रा। ठीक है, तो सिंपली हमें याद रखना है कि इस प्रोग्राम को किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, यही प्रोग्राम किस मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है। योर आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। आइए कुछ मिनिस्ट्रीज देख लेते हैं जो न्यूज में आई। पहला है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स रिसेंटली लॉन्च द मेडिटेक्स टैकेथॉन 2024 एट विच प्लेस? हाल ही में इसको लॉन्च किया गया है नई दिल्ली में। विच मिनिस्ट्री लॉन्च द कूल समर्स ऑफ इंडिया कैंपेन इन दुबई ड्यूरिंग द अरेबियन ट्रेवल मार्ट 2024? तो यहाँ पे ये जो अरेबियन ट्रेवल मार्ट था ये दुबई में हुआ है, और इस दौरान कूल समर्स ऑफ इंडिया नाम का कैंपेन लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने। ओके, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली सेलिब्रेटेड देयर 65th रेजिंग डे कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? BRO ने हाल ही में अपना 65th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया, और ये वर्क करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली सीन इन द न्यूज ऑपरेट्स अंडर विच मिनिस्ट्री? तो ये ऑर्गेनाइजेशन वर्क करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी एट डायरेक्टर लेवल इन द नेशनल जूट बोर्ड कोलकाता अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल? ये कौन अपॉइंट हुए हैं इस पोजीशन पे? आंसर है शशि भूषण सिंह। ठीक है, ये बन चुके हैं सेक्रेटरी एट डायरेक्टर लेवल इन द नेशनल जूट बोर्ड, और नेशनल जूट बोर्ड वर्क करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। हाउ मेनी मेडल्स वर वन बाय इंडिया इन द एशियन ओपन पिकल बॉल चैंपियनशिप 2024? इस चैंपियनशिप में इंडिया ने ओवरऑल कितने मेडल्स जीते हैं? तो यहाँ पे आंसर है 5। इंडिया ने अपनी डोमिनेंस दर्शाई है एट द एशियन ओपन पिकल बॉल चैंपियनशिप, जो कि हुआ था कहाँ पे? वियतनाम में। इसका वेन्यू जरूर याद रखिएगा। टोटल हमने 5 मेडल्स जीते हैं, यहाँ पे 3 गोल्ड था और 2 ब्रोंज थे। ठीक है, और इसके अलावा डिफरेंट इवेंट्स में जीता है, जैसे कि मिक्स डबल्स वगैरह में। ओके, तो यहाँ पे ये विक्ट्रीज दर्शाती हैं इंडिया के प्रोग्रेस को इन पिकल बॉल ऑन द इंटरनेशनल स्टेज। तो टोटल इंडिया ने कितने मेडल्स जीते? 5, इसमें से 3 गोल्ड थे, 2 ब्रोंज थे, और ये चैंपियनशिप कहाँ पे हुई है? योर आंसर इज वियतनाम। आइए कुछ चैंपियनशिप्स पे नजर डालते हैं। पहला है हर्षित कुमार हु रिसेंटली वन अ गोल्ड मेडल इन द 21st अंडर 20 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट? हर्षित कुमार जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 21st अंडर 20 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है या कौन सा स्पोर्ट खेलते हैं? तो आंसर है यहाँ पे हैमर थ्रो। ठीक है, जोनाथन क्रिस्टी हु रिसेंटली वन हिज फर्स्ट एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप बिलोंग्स टू विच कंट्री? जोनाथन क्रिस्टी इंडोनेशिया से बिलोंग करते हैं, और हाल ही में इन्होंने जीता है अपना पहला एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप। वेयर वॉज द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप्स 2024 हेल्ड? ये चैंपियनशिप हाल ही में हुई है बिश्केक किर्गिस्तान में। ठीक है, और याद रखिएगा यहाँ पे कि इस दौरान इंडिया ने कितने मेडल्स जीते थे? 9। हु वन द 56th नेशनल खो खो चैंपियनशिप्स 2023-24? इस चैंपियनशिप के विनर थी महाराष्ट्र टीम, और अगर हम अलग अलग बात करें मेंस टीम और वुमेन्स टीम की, तो मेंस टीम की विनर थी महाराष्ट्र टीम, और इसमें इन्होंने हराया था इंडियन रेलवे टीम को। अगर हम वुमेन्स कैटेगरी की बात करेंगे तो वुमेन्स कैटेगरी में महाराष्ट्र विनर थी, लेकिन इसमें इन्होंने हराया था एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम को। ठीक है, रिसेंटली वेयर वॉज द एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज्ड? ये चैंपियनशिप कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई थी? योर आंसर इज शिमला। ठीक है, 2024 में हुई है। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया। आई होप कि आपने सेशन को काफ़ी एंजॉय किया होगा, और डेफिनेटली आप काफ़ी कुछ नया सीख के ही जा रहे होंगे। चलिए फिर आपके क्विज पे चलते हैं, जहाँ पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे।
ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर जो है वो इम्प्रूव करेगा, बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today। विद दिस मीनूज हसन साइनिंग ऑफ।